आखिर क्यों बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में और क्यों यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है कि चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है बांग्लादेश? तो यहाँ पर फाइनली इन्होंने मैसेज क्लियर करते हुए कहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में अब चाइना को फर्स्ट प्लेस पे रख रहे हैं, ना कि इंडिया को। और ये खबर इससे पता चल जाती है कि जो तारिक रहमान हैं वो जून में बीजिंग की यात्रा पर जाने वाले हैं। वो भारत को एक तरीके से थ्रेटन पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ एक नया रीजनल ग्रुप क्रिएट कर रहा है यहाँ पर चाइना, जिसमें वो शामिल हो सकते हैं। और ये ग्रुप किसके लिए क्रिएट किया जा रहा है, क्यों क्रिएट किया जा रहा है, इससे होगा क्या, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया को टेंशन लेने की जरूरत कितनी ज्यादा हो जाती है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भैया हमारे और बांग्लादेश के रिलेशंस पर, ये भी समझेंगे। एंड दिस इज द न्यूज जो हमारी चर्चा में चल रही है। तारिक रहमान स्टेप इन द साउथ एशिया हार्डेस्ट बैलेंसिंग एक्ट, बांग्लादेश सेट्स इट्स इंडियाज टाई बाय सीकिंग चाइनाज एड फॉर तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट। एंड दिस इज द न्यूज। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, पहले तो ये देख लो कि भैया वो विजिट पर जा रहे हैं। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो रहमान है इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरीके से ग्रेजुअली क्लियर कर दिया है। क्लियर कैसे किया है? प्रीवियसली होता ये था कि जब भी बांग्लादेश में कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता था तो वो हमेशा पहले विजिट करता था, कहां पर, इंडिया पे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसको चेंज कर दिया है और अब ये चूज कर रहे हैं इंडिया से ऊपर किसे, चाइना को। और चाइना के यात्रा पर ये जाने वाले हैं। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी में फर्स्ट प्लेस इन्होंने चाइना को दिया है और बीजिंग की यात्रा पर ये जा रहे हैं। एंड दिस इज द न्यूज। और इनका बोलना है कि भैया हमारे लिए हमारी इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे लिए ये तीस्ता प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम तीस्ता प्रोजेक्ट के रिस्टोरेशन के लिए हमने चाइना को चूज किया और वहां पर हम जरूर जाएंगे। अब जब इतनी बात हो ही रही है तीस्ता तीस्ता तीस्ता, तो आखिर क्या हो जाता है भैया ये तीस्ता, तो इसके बारे में भी देख लेंगे। पहले थोड़ा सा मैप से समझ लो, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। और ये सिलीगुड़ कॉरिडोर को जो स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, इसको आप याद जरूर रखना, क्योंकि इस पूरे मुद्दे में जो कंसर्न है इंडिया के लिए सबसे बड़ा, दैट इज दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और हमारा जो सबसे बड़ा जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है वो यही हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में। अब यहाँ पर देखो ये पूरा फ्लो आपको दिखाई दे रहा होगा किसका, तीस्ता रिवर का। इधर यहाँ पर तीस्ता रिवर, ऊपर देखो सिक्किम इंडिया, एंड देन इसके बाद यहाँ पर चुंगनाथ, मंगन, सिंगतम, रांगपो, एंड देन इसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल इंडिया होते हुए आगे यहाँ पर देखो सिलीगुड़ी जो पड़ जाता है, जलपाईगुड़ी पड़ जाता है, रंगपुरा, एंड देन फिर वो बांग्लादेश में प्रवेश करके आगे चली जा रही है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में हो रही है, अगर हम बांग्लादेश के लिए बात करें तो बांग्लादेश ये कहता है कि भैया ये ना हमारे लिए जीवन रेखा के समान है और हम इस तीस्ता नदी पर एक स्थायी व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को यहीं से सिंचाई की जो नहरें हैं वो प्राप्त होती हैं, यहीं पर तटबांधों से कई अधिक व्यापक होगा। तो बांग्लादेश वर्षों से ये चाह रहा था कि हम इस पे एक स्थायी एक हमें वो मिल जाए कि भैया कितना पानी किसको मिलने वाला है तो हम शांत हो जाए। ये चाहते थे कि हमें क्या मिले, 55% पानी इंडिया चाहता था हमें मिले, और ये चाहते थे कि 55% पानी हमें मिले। यार दोनों के बीच में 55 और 50% के बंटवारे को लेकर के बातचीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये मामला आगे तक बन नहीं पाया। ये नदी जो है वो देश के उत्तरी जिलों की जीवन रेखा है, जो कृषि और मत्स्य पालन के माध्यम से लाखों लोगों का भरण पोषण करती है, फिर पश्चिम बंगाल और अंततः बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। ठीक है, आप जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, इसके कार्यकाल के दौरान अगर हम बात करें तो ढाका ने बार बार ये उम्मीद करी थी कि हमारा यानी कि भारत का तीस्ता नदी का जो प्रोजेक्ट है दोनों के बीच में कोई ना कोई फाइनलाइज हो जाएगा और कोई ना कोई हम समझौता कर लेंगे। लेकिन उस समय जब ये शेख हसीना जी की सरकार थी, उस समय क्योंकि हमारे संबंध बहुत अच्छे थे तो हम लोग यहाँ पर तीस्ता के बारे में बातचीत कर रहे थे, प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार यहाँ पर गिरती है, यूनुस आ जाते हैं, तो उनका भी रुख एंटी इंडिया हुआ। और जैसे ही यूनुस सरकार आए तो फिर ये तीस्ता प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला, सरकार चली गई और यहाँ पर यूनुस सरकार आती है तो यूनुस ने तुरंत वही रुख अपनाया जो अभी ये तारिक रहमान अपना रहे हैं। वो डायरेक्ट जाता है और चाइना से इसके डेवलपमेंट को लेकर के एक डील फाइनलाइज करके आ जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं, जिस बैलेंसिंग एक्ट की ये बात करें, आखिर ये कौन सा बैलेंसिंग एक्ट हो जाता है। और ये है यूनुस खान जो समय समय पर, क्योंकि ये एंटी इंडियन तो रही हैं, स्टार्टिंग से बार बार धमकी भी देते रहे हैं, चाइना की गोद में भी बैठे हैं जाकर के बहुत बार। इन्होंने कई बार ये थ्रेट भी किया है कि 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लैंडलॉक्ड। यूनुस सेज बांग्लादेश ओनली गार्जियन ऑफ ओशन एंड इनवाइट चाइना टू मेक अ एक्सटेंशन। और यहाँ पर चाइना को इन्होंने इन्वाइट कर लिया था
कि भैया तुम आओ, अपना सैन्य बेस बनाओ और इंडिया की जो 7 स्टेट्स हैं उनको कट कर दो। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी पास्ट में बांग्लादेश की तरफ से आते रहे हैं, लेकिन हमें लगा था कि शायद अब चीजें बेहतर होंगी, लेकिन सिचुएशन अभी उस तरीके से देखती हुई नजर आई नहीं है। अंडर फायर एट होम, मोहम्मद यूनिस ब्रिंग्स अप चाइना इंडिया 7 स्टेट इन द एग्जिट। अब बात करते हैं भैया चीन और बांग्लादेश के बीच में ये जो फाइनली डील हुई है और जिस डील को लेकर के ये जाने वाले हैं, तो क्या डील हुई है, इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वर्ल्ड लेवल पर क्या सिनेरियो चेंज होगा, और जो हमारा हिंद महासागर है वो चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि वो ग्रुप बनाने पर रेडी हो गया है, इसके बारे में अब थोड़ा सा जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। भारत के प्रभाव के संतुलन की अगर बात करें, जो कि हमारा बैलेंसिंग इंडिया है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर हम बैलेंस की बात करें तो भैया ये भारत हो जाता है, ये हो जाता है बांग्लादेश। चाइना जो है इसमें इंडिया को दो तरफ से घेरना चाहता है, एक तो ये बांग्लादेश और एक उधर हो जाता है किधर से, पाकिस्तान से। तो ये क्या मिल रहे हैं, ट्राई एक तरीके से ग्रुप बना रहे हैं, ट्राई जंक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि हम भैया यहाँ से परेशान करेंगे तुम यहाँ से, और ऊपर तो मैं यहाँ पर बैठा ही हुआ हूँ। ठीक, इससे होगा ये कि दक्षिण जो चीन है वो दक्षिण एशिया में भारत का जो बढ़ते प्रभाव है उसको संतुलित करना चाहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को इसीलिए वो मजबूत भी कर रहा है। अब यहाँ पर देखो इसने पाकिस्तान के साथ कैसे मजबूत किया अपने रिश्तों को, तो इसने पाकिस्तान के साथ एक डील साइन करी जिसका नाम था ऑल वेदर डील्स, हमेशा के लिए रक्षा, परमाणु सहायता, तकनीकी सब कुछ भी प्रोवाइड करवा रहा है और इसको सीपैक में जोड़ लिया। अब बांग्लादेश के साथ इन्होंने क्या किया, तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया, जो ये हमेशा करता है बीआरआई में जोड़ने के लिए या कोई प्रोजेक्ट चलाने के लिए, ये तो इसकी डिप्लोमेसी हो जाती है। ठीक है, तीस्ता नदी परियोजना, आर्थिक सहायता, ये सब कुछ प्रदान कर रहा है इसको क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा बांग्लादेश का, और ऊपर पाकिस्तान का तो एक्सेस उसको मिला ही हुआ है, जो अभी तक बांग्लादेश का एक्सेस उसको नहीं मिला था, अब वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिल जाएगा एक्सेस। नाउ आगे आते हैं, इससे क्षेत्रीय संतुलन में चीन की जो भूमिका है वो ऑफ कोर्स बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी। और भारत यहाँ पर आप देखो पहले भी 2 फ्रंट से घिरा था, अब तो एक और फ्रंट उसके लिए खुल गया है, तो भारत के लिए चिंता का विषय यहाँ पर बनेगा। और सबसे बड़ी बात, हमने क्वाड बनाया था, तो क्वाड को टैकल करने के लिए यहाँ पर एक 3 ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। नाउ भारत के प्रभाव को संतुलित और सीमित करना चाहता है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब चारों तरफ से भारत घिर जाएगा, समुद्र के रास्ते से भी और ऊपर से भी। नाउ भारत के लिए चुनौतियां ये होंगी कि भैया पड़ोसी देशों में भारत का प्रभाव कम होकर के चाइना का प्रभाव है ना, रणनीतिक घेराबंदी होगी, क्षेत्रीय मंचों पर चीन का प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि जब भी इंडिया कोई मत रखेगा तो भारत के ही पड़ोसी देश भारत के खिलाफ ही वोटिंग करने पे आ जाएंगे, वो चाइना के पक्ष में चले जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। प्लस यहाँ पर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिलकर के अपना एक नया ट्राई ग्रुप। ठीक है, बालिन शाह का क्लियर था भैया चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डेवलप होना चाहते हैं, बांग्लादेश ने बोला चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डेवलप होना चाहते हैं, श्रीलंका मना करने के बावजूद इतना ज्यादा ऋण ले लिया कि उसको लीज पर हमन टूटा अपना देना ही देना पड़ा। तो ये गलतियां कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन पहले देखोगे कि आप एक खबर आई थी, ठीक है, जो मैंने कवर भी करी थी, जिसमें यहाँ पर कहा गया था कि न्यू बांग्लादेश इंडिया टाइज अवॉइड मिस्टेक ऑफ द पास्ट, यानी कि कुछ दिन पहले तक ये चाहते थे कि इंडिया से इनके संबंध अच्छे हों, और अभी तक ये कहा भी जा रहा था कि भाई भारत इसमें सक्सेसफुल हुआ है। क्यों? क्योंकि जब यूएस और ईरान वॉर की वजह से यहाँ पर डीजल सप्लाई नहीं हो पा रही थी, फ्यूल सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तब इंडिया ने बोला था कि हम आपको 5000 मीट्रिक टन डीजल जो है वो बांग्लादेश को देंगे थ्रू जो हमारी फ्रेंडशिप पाइपलाइन हो जाती है नुमाड़ीगढ़ पाइपलाइन, वो भी तब हमने साइन करी थी जब शेख हसीना की सरकार थी। ठीक है, 18,000 टन डीजल हम देखने के लिए दोबारा से रेडी हो रहे थे जब इनकी सरकार बनती है तारिक रहमान की। तो यहाँ पर एस जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने यहाँ पर इनसे मुलाकात करी थी, प्लस नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके इनको बोला था कि भैया कांग्रेचुलेशन आप बन गए हैं। यहाँ पर जब इनकी शपथ ग्रहण समारोह था तब हमने ओम बिरला जी को भेजा था जो लोकसभा के स्पीकर थे। तो इससे अभी तक ये नजर आ रहा था कि धीरे धीरे बांग्लादेश के जो संबंध है वो बेहतर हो रहे हैं और पास्ट की जो चीजें हैं वो अवॉइड होंगी जो तारिक रहमान ने करी थी। लेकिन इनके इस स्टेटमेंट के बाद, इनकी चाइना फर्स्ट पॉलिसी के बाद ये पूरा का पूरा उलट नजर आया है और ये समझ में आ रहा है कि भैया ये भी तो तारिक रहमान है वो यूनुस खान के पूरे नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इन्होंने इंडिया से ओवर चाइना को चूज किया। इसका मतलब क्या होता है कि वो भी चाहते हैं कि भैया हम अपना देखेंगे, तुम अपना देख लो। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो फंस रहा था इनका, विच इज व्हाट, कि इंडिया, रशिया और बांग्लादेश इनका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था ऊर्जा को लेकर के। तो तब इन्होंने बोल दिया कि भैया हम तो चाहते हैं कि हमारे बीच में दोस्ती रहे। लेकिन अचानक से इस बदलाव का कारण क्या हो जाता है? क्या अब इंडिया इनका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेगा या फिर इंडिया भी विचाराधीन कर देगा? क्योंकि फंसे तो आप भी हो, देखो फंसे ऐसे हो क्योंकि अगर आप हमें धमका रहे हो कि हमारा जो गंगा
डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोजेक्ट है वो खत्म होने वाला है जुलाई में, तो आप उसको लेकर के हमें डरा धमका रहे हैं। तो भैया आपके यहाँ पे भी रूपपुर में हमें फर्स्ट न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है वो डेवलप करना है, तो हम इसे अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं हो जाती है। तो अब आगे क्या होता है कि आप इनकी ही गोद में बैठेंगे जाकर के, या भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं, इंडिया इसको लेकर के क्या स्टेप लेगा, क्या नेक्स्ट इसमें सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो रीजनल सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, पड़ोसी देश भी इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, लेकिन अगर एक एक करके हर जगह पर चाइना अपना आधिपत्य जमाता रहा तो नो डाउट फ्यूचर के लिए इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, और तब शायद वो हम टैकल भी नहीं कर पाएंगे। तो इतना सॉफ्ट बन करके, इतना सॉफ्ट पावर बन करके अगर हमें यही मिलना है कि पड़ोसी देश एट द एंड हमारे साथ यही करें, तो मुझे लगता है कभी हार्ड और स्ट्रिक्ट डिसीजन भी इंडिया को ले लेने चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।